स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 1 भारत में यूरोपीय प्रजा का आगमन का पार्ट 1 हमने स्टडी किया, जिसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक क्लियर किए थे, जिसमें था क्रिस्टोफर कोलंबस किस तरह से भारत आया। उसके बाद वो भारत आने के समय में उसी टाइम पे आकस्मिक तौर पे वो कहाँ पे पहुँच गया था, अमेरिका में पहुँच गया था। फिर उसके बाद वास्को द गामा आता है। वास्को द गामा ने जो था जलीय मार्ग ढूंढ लिया और सबसे पहले उस किस तरह से कालीकट के बंदर घाट पे आता है और वहाँ पर राजा कौन था, जमोरिन था। उसने उसका पूरा स्वागत किया और वहाँ पर उसको व्यापार करने की अनुमति दे दी। फिर उसके बाद उनका 100 साल पूरा होने के बाद पुर्तगालियों के बाद किस तरह से उनका शासन अंत होता है। सम्राट जो थे शाहजहाँ थे, उनके आदेश पर शहंशाह के अधिकारियों ने कंप्लेंट किया था कि जो पुर्तगाली मतलब है, इन लोग पुर्तगाली व्यापारी जो इन लोगों का व्यवहार मतलब हमारे अधिकारियों के साथ अच्छा नहीं होता। फिर शहंशाह के आदेश पर उनका जो था जो लोग कोठी बनवाई थी उसको तोड़ डाला और साथ में उनके जो बंदरगाह थे उसको भी जला दिया। इस तरह से 100 साल के बाद उनका शासन अंत हो जाता है। उनके बाद डच प्रजा आती है। तो डच प्रजा आने के बाद फिर उसी टाइम पे जैसे उन लोगों ने अपनी कोठी स्टैब्लिश की, शासन बढ़ाने की सोचा, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आती है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और डच में कंपटीशन में डच पराजित होते हैं, वो टिक नहीं पाते। फिर जिस टाइम पे भारत में अंग्रेजों का व्यापार फैल रहा था, उसी समय फ्रांसीसी भी आते हैं। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना होती है। फिर दोनों में कंपटीशन होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में। तो इन दोनों के कंपटीशन में, इन दोनों की लड़ाई में विनर कौन होता है? विनर होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरह से फ्रेंच भी गए, पुर्तगाली, डच, फ्रेंच सब चले गए। ठीक है, कौन? अंग्रेज टिके, जो यहाँ पर व्यापार शुरू हो गया उनका। तो अब हम देखते हैं बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार किस तरह से फैलता है, उसका विस्तार कैसे होता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार। तो पार्ट 2 का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम बंगाल में अंग्रेजों का व्यापार के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें सन 1965 में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने सर्वप्रथम व्यापार करने की शुरुआत की। तो सबसे पहले कौन से सन में? 1965 में। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने अपना व्यापार करने की शुरुआत किया, अपनी कोठियाँ स्थापित की। हुगली का है, हुगली कोलकाता में है। तो वहाँ पर उन लोगों ने अपनी कोठियाँ स्थापित की। आसपास के अब जो कोठियाँ उन्होंने बनवाया था, जो मतलब अपना कंपनी ऑफिस जो कुछ भी बनाया था, उसके चारों तरफ उन्होंने क्या कर दिया? किलेबंदी कर दी। उसके चारों तरफ किला बनवा दिया ताकि उनका जो है मतलब कोठी जो सुरक्षित रहे। अपनी रक्षा के लिए सैनिक रखे और मुगल बादशाह औरंगजेब के पास से वार्षिक खिराज रकम के बदले में कर चुकाए बिना व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी। अब देखो, पहले जब ये व्यापार करते थे तो व्यापार के नियम के अनुसार इनको व्यापार के जो सिस्टम बना था, जो रूल्स बने थे, उसके अनुसार इनको जो है टैक्स चुकाना पड़ता था, कर चुकाना पड़ता था। लेकिन जब इन लोगों ने दिल्ली में बादशाह औरंगजेब आया तो औरंगजेब से इन लोगों ने बात कर ली और उस बात के दौरान क्या किया इन लोगों ने? इन्होंने कहा हम लोग सालाना यानी कि वर्ष में एक बार, वार्षिक तौर पर एनुअली, तो आपको हम पेमेंट करेंगे। हर साल हम आपको सालाना तौर पर पेमेंट करेंगे और ये व्यापार का जो टैक्स वैक्स होता है बीच बीच में हम ये सब नहीं चुकाएंगे, टैक्स वैक्स नहीं भरेंगे, आपको एनुअली पेमेंट कर देंगे। और इस तौर पर औरंगजेब है वो पूरी तरह से मान जाता है और सहमत हो जाता है और इस तरह से अंग्रेजों का व्यापार जो है विदाउट टैक्स इंडिया में चालू हो जाता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं बेटा 3 तरह के मैप्स दिखाए गए हमारे टेक्स्ट बुक में। पहले मैप में दिखाता है कि यहाँ पे अलग अलग समय पर ब्रिटिश और स्थानीय शासन। तो यहाँ पर ब्रिटिश और स्थानीय शासन 1797 में कैसा था, फिर 1840 में कैसा था और 1857 में कैसा था। तो फिर 1797 में लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, काठमांडू, बड़ौदा, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, मैसूर, गोवा, यहाँ सब जगह पे जो येलो कलर का जितना दिखाया गया है तो वहाँ पर स्थानीय शासन था, यानी कि जो भारत के लोग थे, भारत के शासक थे, उनका शासन था। और जितना भी ब्लू कलर दिखाया गया है वहाँ पर ब्रिटिशर्स का शासन था। तो ब्रिटिश का शासन का था बनारस, कलकत्ता और यहाँ थोड़ा सा मतलब हैदराबाद भी थोड़ा सा टचिंग हुआ था, जरा सा जाकर के पूरा नहीं था। और इस तरह से यहाँ पे देखो मैसूर में भी आकर के मद्रास, मैसूर में भी थोड़ा थोड़ा इनका शासन हो गया था। तो
हम देखते हैं 1797 कितनी कम जगह पर इनका शासन था, लेकिन वही चीज़ 1840 में जब हम जाके देखते हैं तो ब्रिटिशर्स का कितना ज़्यादा भारत में जगह पे उनका शासन हो गया। अब येलो कलर जितना भी है वो भारतीय लोगों का शासन वहाँ पे, जैसे लाहौर में है, फिर यहाँ पे देखो बनारस भी अटैच हुआ वहाँ स्थानीय और उन दोनों लोगों का मिला के है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं लखनऊ में भी दोनों का मिला के है, काठमांडू में भी दोनों का है, मिक्स करके हैदराबाद में भारतीय लोगों का था। अब यहाँ देखो मुंबई में भारतीयों को बहुत जरा सा शासन बचा है, गोवा मैसूर में भी बहुत जरा सा शासन बचा, मद्रास में देखो अंग्रेजों का शासन, कलकत्ता में, दिल्ली में, अब हर जगह जितना ब्लू हमको दिख रहा है इस तरह से हर जगह पर ब्रिटिशर्स का शासन हो गया। अब भारत का शासन बहुत कम हो गया। फिर 1857 में जाते जाते कितने ज़्यादा लोग हर जगह पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन हो गया, भारतीयों का शासन बहुत कम बचा। दिल्ली में दिखा है लेकिन उसमें भी देखो इनकी एंट्री हो गई है। तो इस तरह से ये 1857 जो डेट है यहीं से हमारे स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चालू होता है हमारा इसी सन से स्टार्ट होता है। तो अब इस तरह से आपको ये मैप जो है अलग अलग इंडिया के मैप लेने हैं और ईयर वाइज यानी कि 1797 में आपको शो करना है कि भारत का कितने इस जगह पर शासन था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कितने में, फिर 1840 में, फिर 1870। आपको भी मैप ले करके उसमें ये शो करके आपको अपने नोटबुक में इसको स्टेपल करना है, यानी कि आपको लगाना है उसमें। फिर हम देखते हैं अब कंपनी अधिक से अधिक धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी, यानी कि कंपनी का बहुत ज़्यादा जगह पे जो है इसका शासन हो चुका था। अब उसको शासन तो उसने स्थापित कर लिया, ज़्यादातर फील्ड में हो गया, इंडिया की बहुत सारी जगह पर उसका शासन हो गया। अब उसका मेन मकसद क्या था, वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत से धन कमाने की स्पर्धा में लग चुकी थी। बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की घोषणा में केवल कंपनी को ही कर मुक्त व्यापार की छूट थी, परंतु कंपनी के अधिकारी व्यक्तिगत व्यापार में भी कर नहीं देते थे। अब देखो बंगाल में जो था मतलब कंपनी जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही केवल ये आदेश था कि आपको टैक्स नहीं देना है, विदाउट टैक्स जो है आपको व्यापार करना है। लेकिन वो लोग कंपनी का तो था ही, अब जो उनके व्यक्तिगत जो बिजनेस होते थे, पर्सनल उनके जो व्यापार होते थे, व्यक्तिगत जो बिजनेस होते थे, उसमें भी वो लोग टैक्स देना नहीं चाहते थे, उसमें भी वो लोग टैक्स नहीं देते थे। फिर क्या हुआ कि जिससे बंगाल को होने वाली कर की आय कम हो गई। अब देखो किसी भी स्टेट का जो गवर्नमेंट का जो इनकम होता है वो कहाँ से होता है, जो टैक्स आता है, जो टैक्स वसूली होता है वहीं से गवर्नमेंट का इनकम होता है। एक तो कंपनी विदाउट टैक्स जो है वो बिजनेस कर रही थी, साथ में अब जो उनका पर्सनल बिजनेस जो था, पर्सनल व्यक्तिगत जो व्यापार था उसमें भी वो लोग टैक्स नहीं देते थे। तो अब बंगाल का जो इनकम था मतलब गवर्नमेंट का जो बंगाल गवर्नमेंट का जो इनकम था वो बहुत ही कम मात्रा में हो गया, जिसका बंगाल के नवाब मुर्शिद अली खान ने विरोध किया। उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था, मुर्शिद अली खान था, क्योंकि उनका इनकम कम हो गया तो जिसकी वजह से उन्होंने उसका विरोध किया। यह विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता। किस बात का विरोध किया कि सिर्फ कंपनी को इस बात का परमिशन है कि वो विदाउट टैक्स जो है वो अपना व्यापार करेगी, बाकी किसी को नहीं। जो व्यक्तिगत आप व्यापार करते हो उसका टैक्स आपको चुकाना पड़ेगा। अब इस बात का विरोध जो था मुर्शिद अली खान ने किया, बहुत दिन तक ये विरोध चल रहा और हर दिन जो ये बढ़ता गया विरोध। अंत में इसके परिणाम स्वरूप सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। अब इसी की वजह से वो देना नहीं चाहते थे और बंगाल गवर्नमेंट टैक्स चाहती थी। यही मेन कारण था, मेन रीज़न था प्लासी का युद्ध होने का, यही जाकर के रीज़न होता है। अब हम आगे का नेक्स्ट का टॉपिक अपना देखते हैं, प्लासी का युद्ध। अब हमको तो पता चल गया रीज़न क्या था प्लासी के युद्ध का। तब प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच होता है, कैसे होता है और विनर कौन होता है, उसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ईस्वी सन 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था। 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था, जिसकी अंग्रेजों पर धाक थी। अब वो था बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वो अंग्रेजों को अपने अंडर में रखता था, उसके दबता नहीं था अंग्रेजों से, उसके अंदर पूरी धाक थी, जिससे अंग्रेज उसे पसंद नहीं करते थे। अब सिराजुद्दौला की वजह से अंग्रेजों को झुकना पड़ता था, दबना पड़ता था। जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर जो हमारा ऊपर शासन करेगा, जो हमको दबा के रखेगा, तो हम जाहिर सी बात है उससे हम नाराज ही रहेंगे, उससे हम खुश नहीं रहेंगे। तो ठीक इसी तरह से अंग्रेज भी जो थे सिराजुद्दौला से खुश नहीं थे, उसके विरोध में ही थे।
मदद करना शुरू कर दिया। सिराजुद्दौला ने कंपनी को आदेश दिया कि कंपनी राज्य की स्थिति में हस्तक्षेप करना बंद कर दे, अंग्रेज अपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद करे और नियमित कर भरे, शर्तों का पालन करते हुए व्यापार करे। इस विषय पर दोनों पक्ष समाधान करने के लिए तैयार न थे, जिससे नवाब ने 30,000 सैनिकों के साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर हमला किया। नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया और उनके जहाज़ों को घेर लिया। अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के एक सेनापति मीर जाफर को नवाब बनाने की लालच देकर मदद मांगकर की और उसे मना लिया। प्लासी के युद्ध में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित करने के उसे धोखे से मार डाला। अब देखो प्लासी का युद्ध होता क्या। सिराजुद्दौला ने स्पष्ट रूप से उन लोगों को बोल दिया था अंग्रेजों को कि जो तुम इस तरह से हर रोज अपने मन मर्जी से अपनी कोठियाँ बना लेते हो, उसके किले बंदी कर देते हो, ये चीज़ तुमको बंद करना पड़ेगा और तुमको तुम्हारी कंपनी को उसी तरीके से व्यापार करने की छूट है जिस शर्त के साथ कंपनी को व्यापार करने के लिए रखा गया है। आपको उसी शर्त से व्यापार करना होगा और अपने तौर तरीके से आपको जो सरकार है, बंगाल सरकार जो है, उसके बीच में उसके काम में जो है कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा जो था अंग्रेज अपनी कोठियों की किलेबंदी करना बंद, उन्होंने बता दिया जो आप ये बाउंड्री गिराते हैं अपने कोठियों की बाउंड्री अपने मन मर्जी से बिना पूछे, बिना परमिशन, बिना किसी आदेश के आप बना लेते, किलेबंदी कर लेते, ये आपको बंद करना पड़ेगा। और जो भी टैक्स है रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी कर आपको चुकाना है, जो भी शर्त रखी गई है उस शर्त के अनुसार आपको जो है टैक्स भरना पड़ेगा। शर्तों का पालन करते हुए जो भी शर्त बनाया गया उसका पालन करते हुए आपको व्यापार करना पड़ेगा, बिना शर्त के नहीं। और इस बात को लेकर के अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो इस बात के लिए राजी नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहता था हम अपनी मर्जी से करेंगे। सिराजुद्दौला जो था वो बिल्कुल इस बात के लिए तैयार नहीं था कि ये लोग बिना किसी शर्त, बिना किसी नियम के व्यापार करें। अब दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों में युद्ध निश्चित था। अब दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हो सकता था, जिससे शुरू हो गया। अब उसके लिए क्या हुआ, नवाब ने अपने 30,000 सैनिकों को साथ लेकर अंग्रेजों की कोठी पर हमला कर दिया। जो अंग्रेजों ने कोठी बनाई थी उस पर नवाब सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सैनिकों के साथ शासन कर दिया। नवाब की सेना ने अंग्रेजों को बंदी बना लिया और उनके जहाज़ों को भी नष्ट कर दिया। अंग्रेजी सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जवाबी हमला किया। अब देखो अंग्रेजी सेना की तरफ से कौन था सेनापति, रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने, आप देखो रॉबर्ट क्लाइव को अच्छी तरह से पता था कि अगर डायरेक्ट इस तरह से हम लड़ाई करेंगे सिराजुद्दौला से तो हम जीतेंगे नहीं। तो सिराजुद्दौला का एक बहुत ही करीबी सेनापति था मीर जाफर। उसको क्या किया रॉबर्ट क्लाइव ने, अपने चंगुल में फंसा लिया, अपने बातचीत में बहला फुसला लिया और उसको इस बात की लालच दी कि अगर तुम युद्ध में सिराजुद्दौला को धोखा देते हो, हमारी तरफ से युद्ध करते हो, तो तुमको जो है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब हम तुमको बना देंगे, बंगाल की गद्दी पर तुमको बैठा देंगे। इस तरह से मीर जाफर जो था वो लालच में आ गया और वो अंग्रेजों का साथ देने के लिए तैयार हो गया। और जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो मीर जाफर बिना लड़ाई किए हुए हार मान कर घोषित कर देता है कि मैं युद्ध हार गया, वापस जाने लगता है। इसलिए धोखे से ये लोग जो थे सिराजुद्दौला को कैद कर लिए और गिरफ्तार करके उसको धोखे से मार डालते हैं। भारत में कंपनी की पहली लड़ाई थी जिससे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत होनी थी। इसलिए यह लड़ाई भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। इस घटना से भारत का इतिहास बदलता है। अब देखो यही पहला युद्ध भारत और अंग्रेजों के बीच पहली लड़ाई यही हुई थी और वहीं से अंग्रेजों का शासन भारत में चालू हो जाता है, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने मर्जी के मुताबिक अपने मनचाहे ढंग से मीर जाफर को गद्दी पर बिठाया था। और मीर जाफर को अंग्रेजों ने गद्दी पर जब बिठाया तो मीर जाफर की मजबूरी थी कि अंग्रेजों की बात माने, अंग्रेजों के तौर तरीके से शासन करे। तो गद्दी पर तो मीर जाफर बैठा था लेकिन शासन किसका चलता था, अंग्रेजों का शासन चलता था। तो इस तरह से भारत में अंग्रेजों के शासन की शुरुआत हुई। इसलिए इस घटना को, प्लासी के युद्ध को इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के नाम से जाना जाता है और यहीं से पूरा इतिहास ही बदल जाता है। समझ लो पूरा एकदम पूरा का पूरा परिवर्तन आ जाता है। फिर हम दूसरा पॉइंट आएंगे, बक्सर की लड़ाई कैसे होती है। प्लासी के युद्ध के बाद
बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना करके कंपनी ने अपनी इच्छा पूरी। अब कंपनी की मर्जी जो थी, कंपनी की इच्छा जो थी वो मतलब पूरा हो गया। सिराजुद्दौला को हरा दिया, मीर जाफर को बिठा दिया। अब मीर जाफर को वो क्यों टैक्स देंगे, क्योंकि मीर जाफर को तो नहीं बिठाया था, अब उनको टैक्स वैक्स नहीं देना था। कंपनी को ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसके इशारे पर काम करे, परंतु कई बातों में मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया। अब कंपनी चाहती थी मैं जो बोलूं वही हर बात मीर जाफर करे, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत सारी बातें ऐसी हुई कि जब मीर जाफर ने उनकी बात मानने को मना कर दिया, जिससे कंपनी ने उसे नवाब पद से हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। अब देखो, मीर जाफर को हटा के किसको बैठा दिया, मीर कासिम को बैठा दिया। अब नवाब बनने के बाद मीर कासिम कंपनी को परेशान करने लगा। अब मीर कासिम भी सिराजुद्दौला की तरह वो भी एक महत्वाकांक्षी था, अब वो कंपनी को परेशान करना चालू कर दिया गद्दी पर बैठने के बाद। ऐसा मालूम होने पर ईस्वी सन 1764 बक्सर की लड़ाई द्वारा उसे पराजित कर मीर जाफर को दूसरी बार बंगाल का नवाब बना दिया। फिर से दोनों के बीच में बक्सर के मैदान में युद्ध होता है। तो इस तरह से बक्सर के मैदान में लड़ाई में क्या होता है, मीर कासिम फिर से हार जाता है और फिर से मीर जाफर जो है गद्दी पर बैठ जाता है। ईस्वी सन 1765 में मीर जाफर की मृत्यु हो गई। उसके बाद क्लाइव स्वयं बंगाल का नवाब बन गया। मीर कासिम की मृत्यु के बाद जो है, मीर जाफर की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना, बंगाल का स्वयं लॉर्ड क्लाइव जो था वो बंगाल का नवाब बन गया। इस तरह बंगाल से शुरू हुआ अंग्रेजी शासन पूरे भारत को किस तरह गुलामी की जंजीर में जकड़ लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारी कंपनी से आगे बढ़कर पूरे उपमहाद्वीप की शक्तिशाली सत्ता बन गई। इस विषय में बहुत कुछ बातें हम अब आगे के प्रकरण में सीखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से धीरे धीरे अंग्रेजों का शासन भारत में फैलने लगा। अंग्रेजों ने पूरी तरह से भारत पर अपना शासन शुरू कर दिया, उसको गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिया और इस तरह से पूरे उपमहाद्वीप में अपनी शक्तिशाली सत्ता बना ली। ये सब विषय में हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर पूरा अध्याय जो है पार्ट भी कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको जो होमवर्क के तौर पे चैप्टर 1 का जो अध्याय के प्रश्न है, प्रश्न 1 और 2, उन प्रश्नों के जितने भी प्रश्न हैं उनके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है और उसको लर्न भी करना है। तो हम यहाँ पर स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यूरोपियन प्रजा को नए जलमार्ग की खोज की क्यों करनी पड़ी, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उनका स्थल मार्ग रोक दिया गया था और उनको भारत की चीज़ों के, भारत के वस्त्रों के, उनके मसालों के, उनकी चीज़ों की उनको आदत लग चुकी थी और उसके बिना वो अपना जीवन यापन करना उनको मुश्किल हो रहा था। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि हम किसी भी तरीके से जलीय मार्ग ढूंढेंगे, क्योंकि उनका तुर्की लोगों ने उनका स्थल मार्ग रोक दिया था। ठीक, दूसरा प्रश्न आता है, भारत में सर्वप्रथम और सबसे अंत में कौन सी यूरोपियन प्रजा का आगमन हुआ? तो सबसे पहले कौन आया था? हमारे पुर्तगाली आए थे और सबसे लास्ट में हमारे डच माने जाते हैं। और इस तरह से वो कैसे आए पूरा डिटेल आपको किया ही मैंने। क्लासिकल युद्ध किसके किसके बीच हुआ? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। उसका परिणाम क्या हुआ? सिराजुद्दौला को मीर जाफर ने धोखे से अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को उसको गिरफ्तार करके उसकी हत्या कर दी और ये लड़ाई अंग्रेजों ने जीत ली। बक्सर की लड़ाई क्यों हुई? क्योंकि मीर कासिम भी सिराजुद्दौला की तरह अंग्रेजों का विरोध करने लगा और अंग्रेजों को मतलब कर देने के लिए विवश करने लगा, जिसकी वजह से दोनों के बीच फिर से बक्सर की लड़ाई हुई। उसमें भी मीर कासिम की हत्या हो जाती है, मीर कासिम हार जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। उसके बाद लॉर्ड क्लाइव जो होता है मीर कासिम बाद स्वयं बंगाल का नवाब बन जाता है। पुर्तगाली शासन का अंत किस तरह हुआ? जैसा कि हमको पता ही है, पुर्तगाली शासन जो था पूरे 100 सालों तक चला था और शहंशाह जो शाहजहाँ थे उनके अधिकारियों ने शाहजहाँ से इस बात की कंप्लेन किया था कि पुर्तगाली जो व्यापारी है वो लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं। तो फिर शाहजहाँ ने आदेश दे दिया कि उनकी कोठियों को तोड़ डाला जाए और उनके जो बंदरगाह है उसको जला दिया जाए। इस तरह से पुर्तगालियों की जितनी कोठियाँ थी, किलेबंदी जो किया था उन सबको तोड़ दिया गया और उनके जो बंदरगाह थे सबको जला दिया गया। इस तरह से उनका 100 वर्षों के बाद उनका जो है अंत हो जाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारत आने वाले जलमार्ग की खोज करने का बीड़ा उठाने वाला इटली का नाविक कौन था? कौन था?
पहला ही जैसे कि हमने आपको बताया था, पहला इटली नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस था। दूसरा आता है युद्ध क्लाइव का षड्यंत्र था। क्लाइव का षड्यंत्र कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध जो है क्लाइव का षड्यंत्र, क्योंकि उसने मीर जाफर को अपने में मिला लिया था। सिराजुद्दौला लड़ाई करके सिराजुद्दौला के साथ आ रहा था मीर जाफर को और लड़ाई कर रहा था अंग्रेजों की तरफ से। इस तरह से यहाँ पर प्लासी का युद्ध क्लाइव का षड्यंत्र है। इस तरह से हमने आपको सारे क्वेश्चन भी डिस्कस कर दिए। अब सारे क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है और उसको याद करना है। ओके।